पिताजी ने शुरू में ही सीख ये दी सब है कि सिखाया बिजनेस कैसे करना है। तो ऐसे हमको उन्होंने यानी मार्केटिंग कंसेप्ट बचपन में ही स्कूल में ही उन्होंने सिखा दिया। सेट की जो शॉप है, शॉप के एक तरफ रेलवे का टाइम टेबल है Correct. और एक तरफ एयर इंडिया का टाइम टेबल है। राइट। उसके पीछे की क्या सोच है या क्या कहानी है? वो हमेशा पब्लिक के बारे में सोचते थे। और फिर लोग बोलेंगे ना कि अरे वो देखना है तो शालगर जाओ। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 रिटेल आउटलेट वाह। और एक सेंट्रलाइज हब एक तैयार किया है। मेरे को वही डर लगता है कि जिस हिसाब से हम लोगों ने ये बनाया है एक ही साल में अगर ये खत्म हो गया तो एनीथिंग दैट यू से कि ध्यान रखना चाहिए कि जब जब सेकंड जनरेशन आती है आगे की पीढ़ी आपके बिजनेस में आना चाहिए, क्योंकि जो बना बनाया है आपने उसका नहीं तो एंड हो जाएगा। चलिए, नमस्ते मिलिंद। नमस्ते। It is so good to have you here and it is a pleasure for me to talk to you on this episode of Being Candid। और आपको जितने सालों से मैं जानती आ रही हूँ तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है कि मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूँ और कुछ और जानूँ आपके बिजनेस के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, बिकॉज मेरे को पता है कि आपके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शालगर से। शालगर एक मुझे ऐसा लगता है ना, एक आइकॉनिक नाम है पुणे का जो लोग हैं ना उनमें शालगर की ना अपनी एक जगह है। सो यू हैव बीन सर्विंग द पीपल ऑफ पुणे सिंस आई थिंक 1948 में पिताजी ने स्टार्ट किया और फिर आपके ब्रदर्स और अब आपके बेटे सब हैव बीन कैरिंग ऑन दिस लेगेसी। तो थोड़ा सा बताइए कि शुरुआत कैसी थी, पापा ने कैसे शुरू किया, और आज मुझे ये पता है कि शुरुआत एक छोटे से ठेले से हुई थी और आज आपके 15 लोकेशंस हैं एंड यू आर सर्विंग ऑल अक्रॉस पुणे। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो हमें तो रिजल्ट दिख रहा है कि आप इतने बड़े हो गए, बट आई एम श्योर बहुत लंबी कहानी है, बट फिर भी आपके शब्दों में थोड़ा सा। पिताजी 1947 में सातारा से पुणे में आए और पहले खड़की एम्यूनेशन फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा। फिर एम्यूनेशन फैक्ट्री बोले तो उस टाइम वॉर के लिए जो चीज़ लगती थी, लेकिन वो सेहत के लिए उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने खुद का बिजनेस चालू करना दिमाग में चालू किया। तो तुलसी बाग एरिया में उन्होंने, तभी सिंधी लोग डिवाइडेशन के बाद बहुत सारे पुणे में आए थे और वो लोग रास्ते पे बैठ के धंधा करते थे। अच्छा। तो उन्होंने वो देखा और उन्होंने भी उनके साथ बैठना चालू किया। 1948 में उन्होंने फिर खुद का एक गाड़ी जैसे ठेला ले लिया और ठेला के ऊपर तौलिया, पंचा, इनर का कपड़े, सॉक्स विक्स, जो भी चीज़ उस टाइम मिलती थी वो उन्होंने बेचना चालू किया उनके साथ बैठ के, और उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो गए, क्योंकि सिंधी कम्युनिटी पहले से ही बिजनेस में थी और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, ये सिंधी लोग कैसे बिजनेस करते हैं, और तब से वो बिजनेस में आ गए। और ऐसे करते करते फिर तुलसी बाग में दुकान चालू किया उनके भाई को लेके। फिर 1958 में उन्होंने जो हमारा एक सबसे पुराना शॉप हम बोलते हैं महाराष्ट्र होजरी नाम से, तभी महाराष्ट्र का अस्तित्व आ रहा था, क्योंकि 1961 में महाराष्ट्र का अस्तित्व आया, तब उसके पहले मुंबई प्रोविंस था, तभी स्टेट नहीं था। लेकिन हवा ऐसी चल रही थी कि हमें एक महाराष्ट्र प्रदेश बनाना है। तो उन्होंने तभी दुकान का नाम महाराष्ट्र रख दिया। एक होता है ना, एक उसने स्टैंपिंग हो गई, होने वाला है। तो उन्होंने अच्छा। पहले से ही महाराष्ट्र का नाम रख दिया 1958 में कि महाराष्ट्र करके ये दुकान चाहिए। और एक बाजू शालगर खुद के नाम का एक बोर्ड लगाया, शालगर होजरी और महाराष्ट्र होजरी। फिर आहिस्ता करते करते उन्होंने और एक दुकान बढ़ाया वो ऐसे उनका ये चालू हुआ। 1982 तक उन्होंने कम से कम 7-8 दुकान बनाए, बेचे, लोगों को दिए, कुछ फैमिलीज को ऊपर लाने के लिए, भाई ये दुकान तू ले ले, चालू कर, मेरा ही दुकान है, जैसे तू कमाएगा बेचेगा फिर मेरे को पैसा देगा, लेकिन तेरी फैमिली बन जाएगी, मेरे पास तो 2-3 दुकान पड़े, तू चालू कर। ऐसे करते करते उन्होंने 3-4 दुकान ऐसे 3-4 फैमिली को दे दिया, और वो सबका नाम आज भी वही फैमिली है, आज भी वही नाम निकालती है कि भाई तुम्हारे पिताजी की वजह से आज हम है।
क्या जो भी बात कुछ है। हमारा कारोबार दिखता है तो तुम्हारे पिताजी की वजह से, कि तो उस टाइम उन्होंने हाँ। हमारे दादाजी को दुकान दिया था, इसलिए आज हम है। तो ऐसा उनकी आदत थी। हाँ। आखिर में 3 दुकान थे, फिर एक दुकान ऐसे ही किसी को देने वाले थे, तभी हमारे माताजी बीच में आई, बोले आपने को 3 बेटे हैं, 3 बेटे के लिए दुकान रखो, ऐसा मत करो, अभी 3 रख अभी दो। 3 रखो। हाँ, ये चाहिए बहुत तो मैं आती हूँ और मैं आपको सपोर्ट देती हूँ। तो 1979 से माताजी ने भी दुकान में बैठना चालू किया, अरे वाह! और हमें उस टाइम, यानी हम तीनों भाइयों को दुकान के दरवाजे में बैठकर चीजें बेचने के लिए दिया। अच्छा। उस टाइम ऐसे करते थे कि स्कूल में कैसे रहता था कि अपनी ट्रिप जाती थी स्कूल की, तो उसको 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए ऐसे फी होती थी उस जमाने में। तो अगर हम बोलते थे पिताजी को ऐसे ऐसी है, हमें मुझे जाना है, बोले ठीक है जाओ ना, लेकिन एक काम करना है, मैं चीजें बोलूंगा कहाँ से मिलती है, वो लाने का, दरवाजे में बैठने का, वो बेचने का, उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो तेरा, और वो उससे आप जाना है। तो हमको वो पटाखे ला के देते थे दिवाली के सीजन में। उस जमाने में वो हमको 100 रुपए देते थे, 78, 79, उसमें 100 रुपए यानी आज के क्या होगा 10,000, 20,000 के ऊपर होगी शायद, देते थे। उसमें फटाके हम लाते थे, दरवाजे में बैठ के, मैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, हम 2-3 लोग बैठ के वो बेचते थे। वो जैसे जैसे बेचते थे, जैसे जैसे पैसे मिलते थे, हम और लाते थे और बेचते थे, और लाते थे बेचते थे, और 100 रुपए उनको एक दिन वापस देते थे कि आपके 100 रुपए वापस, अभी जो है वो हमारा है। तो हमें उसी जमाने में 250-300 रुपए मिलते थे। क्या बात फिर हम है। तीनों चारों भाई मिलके, भाई बहन मिलके बांटते थे, अलग खुशी उस चीज की। और जो बचे हुए फटाके वो दिवाली में उड़ाने का, ऐसा वो रहता था। क्या बात है। तो वो फटाके बेचना, पतंग का सीजन था तभी, जून जुलाई अगस्त 3 महीने यहाँ पूना में बहुत पतंग उड़ाते थे। सीजन अलग था, यानी नॉर्थ का सीजन जनवरी है, लेकिन पूना का सीजन जून जुलाई अगस्त था। तो हम तभी टाइम पतंग भी बेचते थे। वो पतंग बेचना, वो धागा बेचना, मांझा बेचना, राखी आ गई तो राखी लाने का, राखी बेचने का दरवाजे में बैठ के। होली आई तो रंग बेचने का, गुब्बारे बेचने के, या वो पिचकारी बेचने की। तो ऐसे हमको उन्होंने, यानी मार्केटिंग कंसेप्ट बचपन में ही, स्कूल में ही उन्होंने सिखा दी। तो हमारी भीड़ वहीं पे खत्म हो गई कि किसी के साथ बात करना है, कोई बेचना है, यानी आज भी अगर आप मुझे बोलेंगे वड़ा पाव गाड़ी के ऊपर खड़ा रहो, तो मैं खड़ा रह सकता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि भाई आप अभी इतने बड़ा काम करे, वड़ा पाव क्यों बेचने का, मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि बचपन से हमने रास्ते पे बिजनेस किया है। पिताजी ने शुरू में ही सीख ये दी सब है कि सिखाया है बिजनेस कि कैसे करना है। कुछ भी करो, बेचना आपको आना चाहिए, मार्केटिंग आपने को आना चाहिए। मट्टी भी दी तो आपको बेचना आना चाहिए, मट्टी की क्वालिटी बताओ, अपने अब लोग लेंगे। तो ऐसे ऐसी बड़े भी हो गए अपब्रिंगिंग उनके रही। साथ, उनकी आपको, तो वो हमको सीख बहुत अच्छी थी। उनको ट्रैवलिंग का शौक था, वो भी बहुत ट्रैवल करते थे उसी ज़माने में। तभी जो कोई एसटी, रेलवे, जो भी कुछ होता था, वो वहाँ से वो ट्रैवल करते थे। पूरा भारत भी उन्होंने बहुत देखा था, क्योंकि तभी ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थे, उनके ताजमहल के यहाँ फ़ोटो है, या कुतुब मीनार के फ़ोटो वगैरह जो हमारे पास अभी भी है। और उनको भी शौक था दुनिया घुमाने का, तो उन्होंने आखिरी में यूरोप और अमेरिका भी वो जाके आए थे तभी। तो हमें वो आ गए, ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, आपने मुझे एक फोटो दिखाई अभी 1958 की, 1972 की, है ना। तो यू सेड की जो शॉप है, शॉप के एक तरफ रेलवे का टाइम टेबल है और एक तरफ एयर इंडिया का टाइम टेबल है। उसके पीछे की क्या सोच है या क्या कहानी है? ये सोच ऐसी है कि वो हमेशा पब्लिक के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में सोचते कि मेरी तरफ से समाज को क्या मिलेगा, तो जो कुछ है बनता है वो करेंगे। तो उस टाइम ट्रैवलिंग एसटी या रेलवे सबसे ज़्यादा थी, पर्सनल गाड़ियाँ बहुत कम थी। आज हम जो देख रहे हैं पर्सनल गाड़ियाँ, तो वहाँ उस टाइम पर्सनल गाड़ी नहीं थे, तो लोग ट्रैवल करते थे तो रेलवे और एसटी से। तो उन्होंने अपने दुकान के बाजू में रेलवे का टाइम टेबल लगा के रखा था
कि बम्बई जाने वाली कितनी गाड़ियाँ है, कौन से टाइम पे है, सोलापुर जाने वाली या दूसरी जगह जाने वाली। तो लोग वो देखने के लिए आते थे कि क्या टाइम पे गाड़ियाँ है। तो उससे उनका और एक मार्केटिंग का मकसद था कि लोग अपने दरवाजे पे आए, फुटफॉल बढ़ाया उन्होंने, फुटफॉल बढ़ाई। वो खरीदी ना करे लेकिन आए तो सही। आना चाहिए अपने दरवाजे पे, ऐसा उनका उसके पीछे आइडिया था। और फिर ऐसा होता है मार्केटिंग ना, के लिए अलग अलग चीज करते थे और वो। फिर लोग बोलेंगे ना कि अरे वो देखना है तो शालगर जाओ, हाँ, शालगर अरे जाओ, रेलवे का टाइम शालगर है ना, जाओ, वो शालगर के तो दरवाजे वो में जाओ, वहां पे आपको हाँ मिल तो वो जाएगा मुंह पे बराबर। आता है ना नाम बार हाँ, बार। तो ये उनके पीछे उनका मकसद था शायद हाँ उससे। तो समाज सेवा भी हो गई, हाँ, और अपनी जगह का नाम भी हो गया, तो राइट। दोनों फायदे हो गए। किसी भी हालत में लोग अपने दरवाजे में आना आने चाहिए। चाहिए, रिटेल का ये तो वैसे भी असूल है ना, मतलब लोगों ने हाँ, आना ही चाहिए ना। राइट। हाँ हाँ फुटफॉल हाँ, बढ़ना चाहिए, फुटफॉल बढ़ना चाहिए। वो कंसेप्ट था। हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने जब देखा तो मैंने कहा आई विल आस्क यू अबाउट इट कि इसके पीछे क्या और है। तभी एयर इंडिया का टाइम टेबल यानी 1972 में पूना से बम्बई के लिए 6:20 पर एरोप्लेन था। तो उन्होंने टाइम वहां पे लिख के रखा था। शायद लोगों को उस टाइम अरे क्या है ये, कुछ अप्रूव लगता होगा शायद। बट ये भी एक अच्छी बात थी ना, हाँ, कुछ नया था, कुछ नई नया था, सोच थी। उस जमाने के हिसाब से वो नया था। तो फिर आप कब आए बिजनेस में? मतलब आप 3 भाई हैं तो एक हम होता है 3 ना भाई, कि दैट वाज कैसे। अभी ऐसा है कि 1982 में हमारे पिताजी गुजर गए। अनफॉर्चुनेटली वो यूरोप और अमेरिका ट्रैवलिंग में थे। यूएसए जब वो गए तो वहाँ पे वो गुजर गए ब्रेन हेमरेज की वजह से। सो दैट वाज अ अनफॉर्चुनेट हैपन इन आवर फैमिली। तभी हम 3 भाई और माताजी और हमारे ग्रैंड माँ यानी 5 ही लोग थे। मेरे बड़े भाई 21 साल के, दूसरा भाई 17 साल का और मैं 14 साल का। तो हम तीनों के ऊपर एकदम जवाबदारी आ गई कि 3 दुकान संभालने की जवाबदारी आ गई। लेकिन एक चीज़ मैंने जैसे अभी बोला कि अच्छी हुई कि उन्होंने पहले से ही हमको बिजनेस सिखाया था। हुआ गया कि सिर्फ हम बाहर बैठे थे, अंदर आ गए दुकान में। ऑफ कोर्स बाहर बेचते बेचते अंदर भी बैठे थे कि जो कुछ चीज़ें बेचते थे, इसलिए हम तीनों भाई को वो जो लेसन पहले मिला उससे फ़ायदा हुआ और इमीडिएटली दुकानदारी 1982 से हमारी चालू हो गई। मेरी 10th स्टैंडर्ड थी। 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेज में मैं जाता था, लेकिन कॉलेज ख़त्म होते ही मैं दुकान में आता था। दूसरा भाई भी कॉलेज में जाता था, वो भी कॉलेज ख़त्म होने के बाद दुकान में आता था। लेकिन बड़े भाई साहब ने तो तभी ये उनका ग्रेजुएट जस्ट हुआ था और उन्होंने लॉ का एडमिशन लिया था। फिर उन्होंने लॉ छोड़ दिया क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आ गई दुकान संभालने की। और माताजी मेरी वो भी दुकान में बैठी थी 1979 से। तो वो दोनों पूरे दुकान संभालते थे और हम दोनों जो हमको टाइम मिलता था वो टाइम में वहाँ आके उनको मदद करते थे। और आहिस्ता 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 टाइम हमारा बढ़ गया और पूरी जिम्मेदारी आ गई। ऐसे हो गया 1982 से। अभी तो जैसे यू हैव 14-15 लोकेशंस है ना, और अभी मैन्युफैक्चरिंग एक अलग एस्पेक्ट है, रिटेल एक अलग एस्पेक्ट है। तो फिर जब एक मालिक है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से करता है, बट अब तीन है आप, और फिर तो प्रोफेशनलिज्म कैसे लाए, मतलब उसमें काम को कैसे किया, क्योंकि बिजनेस तो सेंट्रल है ना, कॉमन है। तो हाउ डिड यू वर्क आउट कि कैसे एक प्रोफेशनल वो कैसे लाए अप्रोच, उसमें क्या हुआ, क्योंकि चैलेंजेस तो आए ही होंगे ना वो सेटअप करने में या फिर वो समझने में। हम जैसे जैसे बड़े होते गए, मेरा भी ग्रेजुएशन हो गया, मेरे दूसरे भाई का भी ग्रेजुएशन हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन हमने डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया, मेरे बड़े भाई ने भी बिजनेस मैनेजमेंट किया। और 1990 में हम दोनों पूरे हिसाब से एजुकेशन ख़त्म हो गया। तो फिर बड़े भाई साहब ने सोचा कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निकालेंगे अपने लिए, खुद के लिए या बाहर लोगों के लिए, और एक ट्रायल चालू करेंगे। तो मेरे प्रशांत करके 2 नंबर के भाई है, उनके हाथ में वो सौंप दिया उन्होंने कि आप मैन्युफैक्चरिंग संभालो और हमारे लिए जो चीज़ लगेंगी हम खुद की बनाएंगे, जैसे अपने को चाहिए, जो नहीं मिलती बाजार में, लेकिन ये क्वालिटी अगर हमें चाहिए तो हम खुद उसके लिए ट्राई करेंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने 1990 में चालू किया और उसका सक्सेस 1 साल में मिल गया कि जो चीज़ हमें चाहिए वो तो हमारा ही सब कुछ इन हाउस हो गया। हाँ, डिजाइनिंग भी हमारा हो गया नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जो खुद के बनाना चालू हो गया और फिर उसमें से आइडिया और
चालू हो गया कि अब ये भी बना सकते, वो भी बना सकते, इन्वेंशन जो है वो खुद कर सकते हैं। तो वो चालू हुआ, तो उसका मार्केटिंग मैं ज़्यादा करता था। तो नेचुरली क्या हुआ कि बीच यानी प्रशांत भाई साहब का मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और मैं मार्केटिंग में, तो मेरे पास मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशन की जिम्मेदारी आ तो गई। हमने फंक्शंस वाइज तो डिवाइस कर अपने दिया। आप फंक्शन हमारे हाँ, अलग अलग हुए। कि एक वो हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में गया, एक रिटेल और में तब हो से गया मैं, और एक मार्केटिंग में हाँ, हो गया। उनके सैंपल की बैग उठाता था, मार्केट में जाता था, लोग दुकानदारों को दिखाता था, ये हम बनाते, वो बनाते, ये बनाते, ऑर्डर तो लेता हमने था दूसरे लोगों और को भी सप्लाई हाँ, किया। दूसरे लोगों को भी ओके, सप्लाई करना ऐसा नहीं चालू था किया। कि सिर्फ शालगर में ही मिलेगा। करेक्ट, शालगर का प्रोडक्ट आपने दूसरी जगह पे भी। करेक्ट, दूसरे दुकान में चालू किया सप्लाई करने का। वो 1997 तक मैं वहाँ पे मार्केटिंग करता था और उसके साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ली, कुछ अंडरगारमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी ली, वो भी यानी चैनल रेडी हुआ, सप्लाई चेन हमारा रेडी हुआ था, हमने और प्रोडक्ट उसमें डाल दिए। तो कुछ मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, वो चालू की, वो उसमें डाल दिए और हमारे ऐसे करते करते लोकेशंस 97 तक वो किया। 97 को क्या हुआ, जो हमारा पहला दुकान है उसका रीडेवलपमेंट हुआ जगह का, तो हमें बड़ा शॉप मिला। तो नेचुरली क्या हुआ कि मैं वहाँ ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि शॉप का साइज़ बड़ा मिल गया। उस ज़माने में 600 स्क्वायर फुट का साइज़ मिला हमें। तो फिर बड़े साहब बोले, भाई बोले कि अभी तू काम कर, तू वो दुकान संभालना चालू कर पूरा, एज ए इंडिविजुअल तू पूरा के पूरा उसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि ये साइज़ बड़ा है, अभी हमारे घर का आदमी वहाँ पे चाहिए किसी भी हालत में। नहीं तो तब तक हम एक ही दुकान में, यानी शनिवार का जो हमारा दुकान है वहाँ पे हम सब लोग बैठ के वहीं पे काम करते थे। फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गया और मैं ये मार्केटिंग और रिटेल होलसेल में से मैं बाहर आ गया और रिटेल में घुस गया मैं, और वो रिटेल पूरा दुकान देखना मैंने चालू किया। और वहाँ से मेरी एक तरफ से थोड़ी इंडिविजुअल जर्नी चालू हो गई 97 के बाद। ऐसे करते करते आगे यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो गया, ये दुकान बड़ा हो गया, लेकिन 3 ही दुकान तब तक थे, 3 दुकान और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसे संभालते थे। चार में था और खुश थे। ऐसा नहीं कि अरे कुछ कमियां हैं, कमियां हैं। हर एक की शादी भी हुई थी, घर में बच्चे आना भी चालू हुए थे। ऐसे करते करते हम लोग पर्सनल लाइफ भी चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा एम्बिशियस भी नहीं थे हम लोग कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करो वैसा करो, चल रहा था। हम एक बोलते ना कि एक थोड़ा सा ऑप्टिमम लेवल आ गया या एक सेंट्रल लेवल आ गई है तो चल रहा था। इसलिए 4-5 साल तो ऐसे हमने निकाल दिए कि फिर सोशल सर्विस में आ गया मैं। 2002-2003 साल में मैंने मेरा स्कूल का मैंने ये किया, गेट टुगेदर किया, यानी सब मेरे साथ जो एसएससी बोर्ड में, मैं 1983 पास आउट हूँ। 20 साल के बाद यानी 2002-2003 में मैंने सबको इकट्ठा किया, रीयूनियन किया, तो यानी सोशल में आ गया। और वो रीयूनियन इतना सक्सेस हुआ उस टाइम ना फेसबुक था, ना मोबाइल भी इतना ज़्यादा नहीं था, टेलीफोन की डायरी थी, उसमें से नंबर निकाल के मैंने एक आदमी को इकट्ठा करके मैंने वो रीयूनियन बनाया। तो वो सोशल में यार उसका सब लोगों को इतना बेनिफिट हुआ ना, क्योंकि हर एक मेरा यानी मेरे साथ जो पढ़ते थे हर एक अलग अलग बिजनेस में या किसी अलग भी सर्विस में थे। तो लिटरली 360 डिग्री एंगल मिल गया। यानी आपको वो ग्लास वाला चाहिए है, बैंक वाला चाहिए है, गवर्नमेंट सर्विस में चाहिए है, सीए है, लॉयर है, क्योंकि स्कूल में से बाहर निकलने के बाद सबका अलग अलग प्रोफेशन हो गया, लेकिन सब लोग साथ में जब आए तो एक अलग सा माहौल बन गया, हर एक को फायदा होना चालू हो गया। उसमें से और एक आइडिया ऐसी ऊपर आई कि अगर मैंने एक ही बैच का ये किया है, अगर मैं पूरा स्कूल का करूँगा तो क्या होगा। और ये आइडिया मेरे दिमाग में आ गई, और मेरे दुकान के सामने ही मेरा स्कूल है, तो मेरी हमेशा नज़र स्कूल पे थी। और हमारे इधर ऐसा था, स्कूल की एक स्पेशलिटी ऐसी थी, एक स्कूल तो हमारा 140 साल पुराना है, इसलिए उसका बहुत लंबा NMV, नुमावी, नूतन मराठी विद्यालय, और हर बैच का अलग अलग रीयूनियन होता है, तभी होता था। और उनके बोर्ड लगते थे, आज क्या 1970s का बैच का रीयूनियन है, आज क्या 80 का है, आज क्या 75 का।
तो मेरे दिमाग में आइडिया चालू हो गया। तो मैंने क्या किया कि 3-4 बैच को मैं जाके मिला कि आपका रीयूनियन चल रहा है, बात सही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम सब लोग इकट्ठा हो जाए और हमारी पास्ट स्टूडेंट एसोसिएशन हो जाए तो कैसे लगेगा। कुछ लोगों का आइडिया पसंद आया, कुछ लोग बोले कि यार इतना बड़ा कौन संभालेगा, ये नहीं है, बहुत बड़ा काम है, ठीक है देखेंगे। तो 1 साल में उसके पीछे ये करता था और 2003 दिसंबर को हमने रीयूनियन बड़ा किया। वो इतना बड़ा हुआ कि 1500-1600 लोग वो फंक्शन में आए और तभी अपने सर न्यायाधीश चंद्रचूड़ यशवंतराव हाँ हाँ चंद्रचूड़ थे, हाँ वो हाँ हमारे स्कूल के 1936 बैच के स्टूडेंट थे, ओ वो भी सीजीआई आए। ओके और इतने बड़े बड़े लोग आए वो प्रोग्राम को, इतने बड़े बड़े लोग आए कि हम लोग सब पागल ही हो गए कि अरे अपने स्कूल में कि इतने बड़े इतने बड़े बड़े लोग कैसे हैं। ओ तो वो मैं सोशल में घुस गया। अच्छा तो उसके हिसाब से मेरा फ्रेंड सर्कल बोलो या संपर्क बोलो या पीआर रिलेशन बोलो, वो बहुत इतना बढ़ गया कि हम्म 360 डिग्री में बढ़ गया। हम्म मेरे पास फिर आज ऐसे ही कि आप बोलो वहां पे हम्म हमारा आदमी है, हम्म यानी सुप्रीम कोर्ट से लेके हम्म आप नेवी बोलो, एयर बोलो, महाराष्ट्र स्टेट बोलो, हम्म गवर्नमेंट का बोलो, बैंक बोलो, सीए बोलो, जो भी कुछ आदमी है हमारे सर्कल में है, क्योंकि हम्म वो उस स्कूल का स्टूडेंट है। और हम्म वो मैं फाउंडर था, फाउंडर हूँ, आज भी मैं हम्म वो संभाल रहा हूँ। अच्छा आज 21 साल हुए मैं वो पूरा पास्ट एसोसिएशन पास्ट का एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। मैंने फिर वो हम्म ट्रस्ट बनाया, ओके वो ट्रस्ट अभी भी चालू है, हम्म रेगुलर फंक्शन सब होते हैं, तो सबके संपर्क में आ गया। तो मैं हम्म सोशल में ज़्यादा गया उस वो हम्म टाइम। हम्म तो सोशल खत्म होने के बाद फिर 2005-6 साल के बाद फिर मैंने बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चालू अच्छा किया ये एक वापस। फेज था फेस था, स्टूडेंट 2-3 वाला साल मेरे एकदम उसमें हो चले गया गए ये सब करने में, हाँ तभी तब बिजनेस के तक लेवल बिजनेस पे था, अपना ठीक एक लेवल पे लेवल में चल चल रहा था। तो वहां 2007 से में वो मैंने सिस्टम वाला एक हाँ फिर शुरुआत करिए सॉफ्टवेयर हम्म से सब चालू किया। हम्म बारकोड सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया 2007 में। मुझे हम्म 1.5-2 साल लगे पूरे आइटम बारकोड करने के लिए। हम्म पूरे 3 दुकान के सब प्रोडक्ट बारकोड सिस्टम में डालने के लिए वो 1-1.5 साल गया। हम्म और फिर आइडिया आना चालू है कि हम क्या बेच रहे हैं, क्या सेल हो रहा है, कौन से महीने में कौन सा सेल कर रहे हैं, क्या ये सब कोई आइडिया रिकॉर्ड आने नहीं लगा, था क्योंकि कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम हम्म सामने आ गया। हम्म फिर दिमाग चालू होगा कि अभी कुछ ना कुछ हम्म करना पड़ेगा। हम्म फिर 2011 में ये दुकान बड़ा किया। तब ऐसा महसूस हो गया कि अभी अपने पास आदमी लोग बढ़ रहे हैं, दुकान भी बढ़ गया, सेल भी बढ़ गया, ये मेरे बस का काम नहीं। कहीं से तो हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ बिजनेस कोच या कहाँ से तो कोई हम्म एक एंट्री करना चाहिए, तो ये हम्म सब कुछ हो सकता है। हम्म तो अभी 2013 में मैंने ईपी ज्वाइन अपने किया ईपी ज्वाइन किया हम्म और वहाँ से फिर विजन क्या होता है, हम्म गोल कैसे सेट करते हैं, हम्म एचआर सिस्टम क्या है, हम्म ये सब पूरा मैनेजमेंट सीखने के बाद फिर वो चेंजेस हमने करना चालू कर दिया कि कैसे कैसे कर सकते हैं। हम्म और तो फिर फिर एक विजन वहां से सेट किया। हाँ तो फिर वो विजन में मतलब क्या सोचा आपने कि लोकेशंस बढ़ानी है कि क्या करना है उसपे कहाँ तक आप आगे बढ़े फिर बहुत सारे मेरे फ्रेंड बोल रहे थे मुझे पहले से ही हम्म कि तुम्हारा नाम अच्छा है, हम्म आप इतने साल से तुम्हारी दुकान है, 3 प्राइम लोकेशन पे है, तुम बढ़ाते क्यों नहीं। हम्म तो वो पहले से दिमाग में चला था, लेकिन वो हम्म कैसे करने का, क्या हम्म करने का, वो दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसलिए हम्म वो बिजनेस कोच में जैसे आ गया, एक विजन सेट किया हम्म 2020, एक प्लान बनाया कि 2020 का अगर अपने पास 10 दुकान चाहिए तो कैसे कैसे ओके करना है, क्या करना है। ये मुझे जगह लगेगी, हम्म आदमी लगेंगे, कैपिटल लगेगा कैपिटल लगेगा, ये 3-4 बेसिक चीज लगेंगी। अगर आदमी लगेंगे, हर आदमी के साथ अगर मैं बैठ के बात करने लगा तो मेरा टाइम जाएगा, उससे ज़्यादा एचआर एक अपॉइंट करो। तो मैंने पहले एक एचआर अपॉइंट कर दिया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, उसको पूरा समझाया मैंने कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो वो एचआर डिवीजन उसने संभालना चालू किया, एक एक लोग लाना चालू किया, फिर टेक्निकल वाले लोग लाए, अकाउंट के लिए स्पेशल कुछ लोग लाए। ऐसे करते करते पहले लोग आए, दुकान उतने ही थे, लोग तो आ गए लेकिन उनका एक्सपेंसेस चालू हो गया। पहले लोग आए बाद में हाँ, पहले लोग आए। ओके
अभी सब साथ में एक प्लान बना के अभी करेंगे कुछ। एक का डेयरिंग किया 2015 साल को, फिर ब्रांच निकाला एक। ओके। तो वो ब्रांच निकालने के बाद उसका जो सक्सेस, इमीडिएट सक्सेस आया, इमीडिएट। वेरी फर्स्ट मंथ जो सेल एक्सपेक्टेड था वो मिल गया, और साल भर का जो सेल एक्सपेक्टेड था वो कब का पूरा हुआ। यानी 7-8 महीने में वो सेल पूरा होगा। जो हमने एक डिसाइड किया था कि ये साल में इतना अगर भी सेल दिया ये तो ब्रांच ठीक ने, है, तो ठीक है, हमने अपनी नैया ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन हो जाए, तो वो पहले ही होगा। तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सो एनीथिंग दैट यू से कि ध्यान रखना चाहिए कि जब जब सेकेंड जनरेशन आती है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम जिनका ध्यान रख सकते हैं ताकि वो आए भी और उनका आना थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट ना हो। कुछ ऐसी चीजें हैं क्या जिनको ध्यान रखना चाहिए ताकि वो लोग आए? वो सबसे पहले तो आजकल आना नहीं चाहते हैं बच्चे, बट ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है ना वो हमारे बिजनेसेस में आए? क्योंकि जो बना बनाया है आपने, उसका नहीं तो एंड हो जाएगा। और हमारे इधर मैक्सिमम 70-80% बिजनेस का ऐसा ही होता है कि एक पीढ़ी तक ही चलता है, दूसरी पीढ़ी में 30% बिजनेस जाता है, तीसरी पीढ़ी तक हार्डली 10% जाता है, और चौथी पीढ़ी को हार्डली 4% बिजनेस जाता है। क्योंकि अलग अलग एरिया में लोग बांट जाते हैं, या वो बिजनेस एज ए टेक्नोलॉजी आगे नहीं जाता। हाँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेंशन में हमेशा ध्यान दे, चेंजेस में ध्यान दे, तो अगली पीढ़ी आपके साथ में आएगी। कि नहीं तो वो क्या बोलती कि ये मैं नहीं बेचूंगा, अब ये लगता भी नहीं है, ये चीज लगती नहीं है, काय के लिए बेचने की, नया चाहिए कुछ। तो अगर आप वो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो तो वो पीढ़ी अपने आएगी बराबर। और जब नई पीढ़ी आती है तो फिर वो लाती है अपने साथ बहुत सारे आइडियाज, ये वो सब। तो उसमें फिर होता होगा ना कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि उसके पास आइडियाज तो हैं बट एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस चीज को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? हाँ, तो वो व्हाट वर्क्स, तो कैसे उसमें से निकलना होता है? मतलब कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, हाँ, कुछ चीज बोलनी पड़ती है। अच्छा। हाँ हाँ। पहले पहले बहुत टफ जाता है अपने को, क्योंकि अपने हाथ से जो अपन ने बनाया उनके हाथ में अपने को देना है। तो देते वक्त क्या होता है कि हम पूरा एक साथ नहीं दे सकते, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। और अपने को वही डर लगता है कि जिस हिसाब से हम लोगों ने ये बनाया है, एक ही साल में अगर ये खत्म हो गया तो ये सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। वो आइडिया ला रहा है, आइडिया हमने भी लाया था बहुत, लेकिन उसमें से कितना आइडिया सक्सेस हुआ हमें मालूम है कि भाई 100 आइडिया मैंने भी लाए थे और ला भी रहा हूँ हर टाइम, लेकिन हर टाइम सब सक्सेस नहीं होते। और उसमें 5-10% या 20% ज्यादा से ज्यादा आपको सक्सेस मिलता है आइडिया में। रोज उठ के कोई भी आइडिया निकालता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना जो चीज है वो उनको मालूम नहीं रहती। वो हमें सिखानी पड़ती है कि योर आइडिया इज गुड, बट this will be happen. Now think तुमको आगे जाना है नहीं जाना है। उसके मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ, ड्रॉबैक बताता हूँ। अच्छा, कि ये हो सकता है, ये ध्यान में रखो, फिर आगे जाओ। है ना, एक्सीलेटर देना है, लेकिन एक्सीलेटर देने के बाद क्या होगा, एकदम पिकअप बढ़ेगा, तेरा बैलेंस जाएगा। हाँ, तेरा बैलेंस जाएगा। Then you have to stick somewhere. हाँ। So वो स्टिक क्या है? अच्छा, वो एक्सेलेरेटर हो गए के बाद उसको अगर कंट्रोल करना है तो तेरे हाथ में ब्रेक है। जैसे हम बताते तो वैसे हमको उनको बताना पड़ता है कि भाई ये संभाल, फिर एक्सेलेरेटर दे, आहिस्ता आहिस्ता दे, पहले ट्रायल ले, फिर स्पीड ले, ऐसा बताना पड़ता है। पहले मानते हैं, कभी नहीं मानते, कभी एक्सपीरियंस से वो भी, फिर जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आना चालू करता है, फिर वो बराबर अपने इधर आते हैं कि यस बराबर है, हमारे पिताजी बोल रहे हैं, बात सही है, सुनना चाहिए। पहले पहले नहीं सुनते, पहले पहले बोलते कि नहीं, ये मैं मेरे हिसाब से करूंगा, मैं मेरे हिसाब से करूंगा। फिर करने के बाद उनको दिमाग में आता है कि अरे कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। ऐसे होता है। बट ये मुझे लगता है ये समय लगता है उनको भी अपने आप फुटिंग बनाने में, तो हमें तो पीछे खड़े रहना है ना। होना ही होता ही है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर आफ्टर ऑल। जितने जल्दी एक्सपीरियंस उनको मिलता है उतने वो सक्सेस की तरफ जल्दी जाएंगे। जैसे हमारे पिताजी ने हमको 10-12 साल में ही मार्केटिंग और बिजनेस का एक्सपीरियंस दिया, इसलिए 15-20 साल की हमारी उम्र थी, हमें दिक्कत नहीं आई। बराबर है।
आज की पीढ़ी को हम क्या कर रहे हैं कि उनका पहले एजुकेशन पूरा कर रहे हैं और बाद में उनको एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं हम। हाँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, तभी हमने पहले प्रैक्टिकल ज्यादा लिया, थ्योरी कम ली। आजकल के बच्चे पहले थ्योरी पहले ज्यादा लेते हैं और प्रैक्टिकल बाद में ले रहे हैं। ऐसा मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो हमें तो मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स तो हमें पीछे तो खड़े ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो उन्होंने ही लेके जाना है। हाँ। तो बहुत और मुश्किल गेम होता होगा मुझे लगता है ये वाला। एक तो होता है खुद बिजनेस करना, एक होता है कि उनको करने भी देना है और उनको छोड़ना भी नहीं है, करने भी देना है, तो कितना छोड़ना है कितना पकड़ना है, ये बहुत ये द्वंद होता होगा ना हमेशा, करने दूं कि मना करूं, करने दूं मेरे कि मना ख्याल से ये करूं। 4-5 साल तक रहेगा, यानी हाँ, जैसे हाँ। वो तुम्हारा अगली पीढ़ी अगर आपके साथ बिजनेस में आती है, पहले 4-5 साल तक ये होता रहेगा हर एक के बारे में। हाँ, 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 और जिस से मैं भी बात करता हूँ, जिनके बेटे आ रहे हैं उनसे बात करता हूँ, वो सबका रोना वही है कि अरे उनका स्पीड अलग है, अपना स्पीड अलग है, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, हमारी टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन उनके साथ उनकी टेक्नोलॉजी का ये भी करना पड़ता है। जैसे आज तो हम इतने हमारे उनकी गैप बहुत बढ़ेगी, क्योंकि वो क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं हमें नहीं पता चलेगा। हाँ, इंस्टा हम रोज नहीं देखेंगे, लेकिन इंस्टा क्या है वो तो पता उसका क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, वो तो पता करना ही चाहिए। ये रही एक टेक्नोलॉजी की बात। तो कौन सी भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसके बारे में बेसिक तो उसके साथ सीखना ही पड़ेगा। भले इस्तेमाल वो करेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या टेक्नोलॉजी है। सो अभी एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब अच्छा है, तो दिस इज द बिजनेस साइड ऑफ योर्स, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द एडवेंचर साइड ऑफ योर्स। सो योर बेटर हाफ मधुरा, उसके साथ आपने स्काई डाइविंग में लिम्का रिकॉर्ड किया है, फिर स्कूबा डाइविंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, और फिर द बेस्टेस्ट थिंग दैट आई नो अबाउट यू इज you cycled 2500 kilometers in 25 days to celebrate your 25th anniversary. तो तो ये कहाँ से ये सोच, या फिर एक होता है ना, एक इतना साथ में आपने ये किया है, as couples what do you feel when you do something like this together? As couple of course bonding ज्यादा है, इसलिए हर चीज हम साथ में करते हैं। मैं पहले से ही स्पोर्ट्स में था, यानी स्कूल के ज़माने में मैं स्कूल की तरह से क्रिकेट खेलता था, स्कूल की टीम में था, फिर कॉलेज में था तो कॉलेज की टीम में था। PYC करके जो यहाँ क्लब है, पुना यूथ क्लब, वहाँ पे मैं क्रिकेट सीखा हूँ, वहाँ पे भी मैंने 7-8 साल रिप्रेजेंट किया। तो मेरे इसमें स्पोर्ट्स पहले से ही था, सो एडवेंचरस माइंड था। तभी भी मैं सोचता था कि हिमालय में जाना है, ट्रेकिंग में जाना है, लेकिन परिस्थिति या ऐसी थी कि नहीं जा सकता था। मैं जैसे बोला कि हाँ, बहुत जल्दी जिम्मेदारी आ गई, इसलिए वो चीज़ रह गई। लेकिन जैसे सेटलमेंट हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल में जाने लगे, तो टाइम मिलना चालू हुआ। तो ये चालू किया कि कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसे करते करते एडवेंचरस में आ गए। 2010 को ये भी एक बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा बेटा 2010 में 9th स्टैंडर्ड में था और 10th में जाने वाला था, तो मेरे पीछे लगा कि मुझे साइकिल लेनी है। मैं बोला यार तेरे पास पहले से ही साइकिल है, तो नया साइकिल क्यों मांग रहा है? अभी 1 साल के बाद तुम लोग कॉलेज में जाएंगे, मुझे जुड़वा है, यानी एक लड़का एक लड़की है, तो आप दोनों को अगले साल में आप कॉलेज जाएंगे तो आपको स्कूटी लगेगी, स्कूटर लगेंगी, तो ये साइकिल 1 साल के लिए क्यों खरीद रहा है? तो आए तो पहले की इस्तेमाल करना, काय के लिए साइकिल चाहिए? नहीं, बोला चाहिए मुझे साइकिल, आप मुझे इम्पोर्टेड साइकिल चाहिए। मतलब इम्पोर्टेड बात छोड़ दे, साइकिल लेने की जरूरत नहीं, उसको गियर रहता है, तो इसको गियर लगा ना, उसमें क्या है? नहीं मुझे वो चाहिए। मैं बोला मैं इसको गियर लगा के तेरे को देता हूँ, लेने की कोई जरूरत नहीं। बोला चाहिए। मैं बोला मैं नहीं दूंगा। घर में चालू हो गया, वो उसके माँ के पीछे गया, बोला ये ऐसे ऐसे मुझे साइकिल चाहिए। वो बोली देख लो वो क्या बोल रहा है। मुझे देखना ही है, वो इम्पोर्टेड साइकिल मांगेगा, 20-25 हज़ार क्या कीमत रहता है मुझे मालूम नहीं, 10 हज़ार के आगे कुछ तो रहेगा, कौन लेगा? 30 हज़ार की स्कूटर आती थी तभी, एक्टिवा। मतलब 30-35 हज़ार की स्कूटर आने वाली है, अगले साल इनको लेने वाली, ये साइकिल फेंक देगा, वो साइकिल इस्तेमाल नहीं होगी, साल भर के लिए काय के लिए खर्चा करने का। बोला ठीक है, एक बार देख तो लो। मैं बोला मैं नहीं आऊँगा। तो वो दोनों चले गए देखने के लिए। उसको साइकिल देखा उन्होंने,
और ये मेरे पीछे आके बोली कि अरे तो आप देखो साइकिल इतनी जबरदस्त साइकिल है कि वो लोग साइकिल पे लेह में लेके जाने वाले। मैं बोली क्या बोली लेह? मालूम है तुमको लेह लद्दाख क्या चीज है? बोली हाँ वो कश्मीर के बाजू में कुछ तो एरिया है। मैं बोला वो एरिया ऐसा है आदमी स्कूटर गाड़ी से जाना मुश्किल है, तुम साइकिल की बात कर रही हो, कुछ भी बोलते हो यार तुम। और मुझे पटाने के लिए कि ले साइकिल क्या है? बोले आप मेरे साथ आओ तो सही, देखो तो सही क्या है क्या नहीं, वो लोग बोलते हैं तो आप देखो तो सही। बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैं गया वहाँ पे। वो साइकिल देखने के बाद मैं भी थोड़ा अचंभा हुआ, अरे यार इतने बढ़िया साइकिल है, भारी ऐसे ऐसे वो। ठीक है बोला एक साइकिल ले लेते हैं। तो कुछ तो हमने 13-14 हज़ार रुपए की एक साइकिल सिलेक्ट कर दी, वो ले ली। 8 दिन उसने चलाई, फिर आके बोला ये साइकिल लेडीज है, ये छोटा है साइज, मुझे ये साइज बड़ा चाहिए। अच्छा। और मैं तभी बोलता था मुझे वो मेरिडा मेक की साइकिल चाहिए। आपने ना बोला और आपने ये ले लिया, ये मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा। तो पागल है क्या, आप ये साइकिल लिया फिर भी ऐसा कर रहा है, मैं नहीं लूंगा। मैं इसको बोला, मैं मधुरा को बोला कि तू वो साइकिल चला, मैं दूसरा साइकिल चलता, हम लोग साइकिल पे जरा घूम के आएंगे। जाने दे साइकिल मैं चलाता हूँ। ऐसे साइकिल हमने ले ली। हम एक दिन सारसबाग गए, आ गए वापिस। 5 किलोमीटर का राइड होगा, अच्छा लगा। मैं बोला कितने सालों के बाद साइकिल चलाई। ना 2010 यानी मैं 42 एज का था, 5 किलोमीटर जाके आया। मैं बोला अरे क्या बढ़िया, खुश यार, अच्छा है यार, चलो इतने उससे अपना व्यायाम कुछ एक्सरसाइज भी हो जाएगा। दूसरे दिन हम और आगे गए अल्का टॉकीज की तरफ, जो टोटल हमारा 10 किलोमीटर हो गया। और खुश हो गए। ये बहुत बढ़िया है। तो वो जो आदमी हमें यानी जो साइकिल बेचने वाले थे, उन्होंने बोला था ना लेह को लेके, उनसे जाके मिला कि लेह, बोला हाँ सच में साइकिल पर लेह में जा सकते हैं। अच्छा। मैंने वो प्रोग्राम पूरा देखा। बोला आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, वो इतना आसान नहीं है, तो आपने पास 2 महीने हैं, आप प्रैक्टिस चालू करो, मैं लेके जाता हूँ आपको बराबर। अच्छा। तो प्रैक्टिस करना हमने चालू किया और ऐसे करते करते हम साइकिल, उन्होंने 15वें दिन हमको वाई लेके गए। अच्छा, वाई? हाँ वाई यानी 80-85 किलोमीटर समथिंग। तो वो लोग भी 15 लोग थे, हमारे साथ एक ट्रक, और हम ऐसे हमने चालू किया। ट्रक तो पीछे मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो सवेरे हम लोग साथ में ले उनको प्रैक्टिस थी, वो लोग चले गए आगे, हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता करते जा गए। तो सेकंड जो अपना खम्बाटकी का घाट एरिया है, वो चढ़ना चालू किया। तो तभी हम इतने मतलब एग्जॉस्ट हो गए कि ऊपर जाना मुश्किल हो गया हमें। अच्छा वो वन वे है। मैं बोला यहाँ से नीचे उल्टा जाएंगे तो तकलीफ होगी, कोई आंग पे आ जाएगा सीधा। ये बहुत, हमने वहां पे 1 घंटा निकाला। अच्छा। धूप में। फिर हम ऊपर गए, फिर वाई पे गए। जो सवेरे 4:30 बजे निकले थे, 2 बजे हम वाई को पहुंचे, 2-2:30 बजे। और ये बाकी लोग सब 10-10:30 बजे वहां पे। अच्छा मैं ट्रक ढूंढ रहा था, मुझे ट्रक भी जाना, उनको जाके पूछा ट्रक किधर, बोला ट्रक अपने पीछे नहीं था, ट्रक यहाँ आके खड़ा है, क्योंकि जाते वक्त साइकिल अपने को ट्रक में डालने का है और हम लोग ST से जाएंगे, ट्रक है क्या इधर। मैं बोला वो ट्रक देख देख के इसलिए हम आगे 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 करते यहाँ तक पहुंचे। लेकिन हुआ ऐसा, 85 किलोमीटर साइकिल हुआ ना, जो कॉन्फिडेंस दूसरे दिन बढ़ गया ना। 85 किलोमीटर नॉट अ जोक, सारा इन 15 days सारा माइंड ब्लॉक चला गया, माइंडसेट चेंज हो गया सारा। दूसरे दिन से हम 30-40-50 आराम से मारने लगे। और उसकी आदत इतनी हो गई। जाके आए वो। तो पहला एक्सपीडिशन कौन सा था? वो पहला एक्सपीडिशन वो लेह का ही था। अच्छा। उन्होंने जुलाई में वो निकाला था मनाली, 2010 का। वाह। लेकिन हुआ भी ऐसा, वो मनाली गए, वहां से एक दिन साइकिल घूम के आए, दूसरे दिन हमको जाना था ले, वो ढक फूटी हो गई। उस टाइम 2010 में बहुत बड़ी ढक फूटी हुई। पूरा रोड बंद हो गया, सब बंद। वहां से वापिस आ गए। वो कैंसल हो। फिर साल भर मेहनत किया, पाँचगणी किया साइकिल पर, लोनावला किया, हर महीने कुछ ना कुछ करते थे। दोनों हम सवेरे सवेरे निकलते थे, जाते थे। प्रैक्टिस इतना बढ़ गया, 2011 में वापस गए लेह को। वो सक्सेस हुआ। मनाली टू लेह 450 किलोमीटर का साइकिलिंग हुआ, नया एरिया देखने को मिला, एडवेंचरस वो पूरा हो गया। खारदुंगला जो टॉप है, सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड था तभी, 18,380, वो साइकिल पे किया पूरा। तब से जो दिमाग में साइकिल बैठ गई, तो बैठ ही गई।
और एक साथ में करने से जो एक और अलग हम साथ में ताकत ही थे, मिलती है ना, बहुत ताकत मिली। कि हाँ कोई भी नहीं है बट आपका पार्टनर साथ में है ना, तो पार्टनर फिर एक साथ अलग में लेवल की ताकत मिलती है। और सब सब वही देख रहे थे कि अरे हाँ ये दोनों हमेशा साथ में हमेशा रहे थे। साथ में है। बाकी हाँ। लोग क्या सिंगल आए आए थे, हम्म कोई सिंगल लेडी थी, कोई सिंगल हम्म जेंट्स थे, हम्म दोस्तों के साथ थे, कोई अपने फ्रेंड के साथ लेडीज हाँ थी, तो अलग अलग थे। हाँ जोड़ियां बहुत कम थी, हार्डली 2-3 जोड़ियां थी। हाँ 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 तो हाँ। सबको वही होगा कि यार आप दोनों को एक ही शौक कैसा है, ये बहुत अलग तो है। मधुरा ने, आई थिंक दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और वो 2500 किलोमीटर वाला कहाँ से आई सोच? वो सोच ऐसी आ गई, वो अभी 2014 में वो मनीष सर के साथ स्काई डाइविंग स्काई किया। डाइविंग किया, तो हाँ एडवेंचरस माइंड और बढ़ गया कि हम ये हाँ कर सकते हैं। हाँ 2016 में गिनीज रिकॉर्ड होगा, ये भी हाँ कर सकते हैं। हाँ तो और 2011 के बाद हर साल हम पुणे गोवा साइकिल पे जाते थे, हाँ हर हाँ साल। हाँ। फिर एक साल पंजाब भी किया हमने साइकिल पे, एक साल उड़ीसा किया। ओके। तो ऐसे हम एक्सपीडिशन साइकिल के हमने चालू ही रखे थे, हर साल हम कहीं ना कहीं जाते थे। तो हम्म माइंड तैयार हुआ था कि हम्म बड़े राइड करने का, 500 हम्म किलोमीटर 600 किलोमीटर का राइड करने का माइंड तैयार हुआ था। हम्म तो मेरे जो साइकिल के गुरु है उल्लास जोशी जोशी। करके, जिनके पास से मैंने साइकिल ली, हम्म। उन्होंने उनके 25 के जो उनकी अच्छा। एनिवर्सरी थी, हाँ। तभी उन्होंने अष्टविनायक दर्शन किया था। अच्छा। अष्टविनायक यानी 700-800 किलोमीटर हाँ। समथिंग है। तो हम्म। उन्होंने वो किया था। वो हमारे दिमाग में तभी से चल रहा था, मेरे और मधुरा, कि कुछ हम्म तो हम भी करेंगे, कुछ तो 25 साल हम हम्म। अलग तरह से मनाएंगे, क्या बात है। ऐसा कुछ तो करेंगे। तो वो मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि हम्म। क्या 2500 किलोमीटर करने का, हाँ हाँ। 25 दिन 2500 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर दिन का हमें आदत थी। राइट राइट राइट। तो 25 दिन 2500 किलोमीटर, क्या 25वीं बात है। एनिवर्सरी। क्या बात अभी है। रूट क्या रहेगा? तो मैं हम्म 2500 किलोमीटर का रूट में ढूंढ रहा था कि ऐसा कौन सा रूट है कि जाके आएंगे वापस, हम्म यहीं से जाएंगे वहीं से आएंगे, ऐसा कौन सा रूट। 2-3 महीने मैं रूट के बारे में सोचता था। कन्याकुमारी हम्म जाएंगे तो कन्याकुमारी 1500 है, वापस आने के लिए 1500, 3000 होगा, ज़्यादा है। कम करेगा तो कन्याकुमारी अचीव नहीं होती। कलकत्ता साइड जा सकते हैं क्या, तो वो 1000 रहेगा, 1000-1500, वो भी ज़्यादा रहेगा। ऐसा क्या है कि फिर वो श्रीनगर का मैंने जस्ट निकाला कि पुणे श्रीनगर कितना है, तो बराबर निकला वो 2480-85 ऐसा कुछ था। मैंने बोला ये करेक्ट है, हम्म। दिस इज राइट। फिर So you did Pune, सो Srinagar and पुणे then back. श्रीनगर करना या श्रीनगर पुणे करना, वो हम्म। सोच चालू हो गई कि कैसे करने का। मैंने बोला, अच्छा। फिर मेरे दिमाग में आ गया, हाँ, यहाँ से नहीं निकलेंगे, वहां से निकलेंगे। हम्म। क्योंकि जैसे जैसे घर नजदीक आएगा, वैसे अगर वैसे। हम एग्जॉस्ट हो गया, अगर नहीं हम्म सक्सेस हुआ, हम्म तो हम वापस घर इमीडिएट आएंगे, आ सकते हैं। हम्म लेकिन हमारे घर से दूर दूर जैसे जाएंगे, उतना हम्म ज्यादा टेंस आएगा या ज्यादा अलग किस्म का कुछ तो माहौल रहेगा, मालूम नहीं क्या होगा। तो हम्म उल्टा ये ऐसा है कि पहले बाहर जाओ, फिर अंदर अंदर आ जाओ, और आने के बाद हमारे लोगों को ही मिलना है ना। हाँ वहां अगर हम पूरा करेंगे, वहां जाएंगे तो वहां कौन आएगा? सही बात है। तो यहाँ पे तो सब है तो यहाँ जो सब लोग हैं, वेलकम तो करेंगे, जो वेलकम करेंगे, मिलेंगे। कुछ ना कुछ होगा। हाँ। तो वो ज्यादा अच्छा बट आई है। थिंक बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी थी ये। आई एम श्योर बहुत सारे कपल्स ने बहुत कुछ लिया होगा, इंस्पायर भी होंगे। और बहुत। एक दूसरा तरीका हो जाता है ना सेलिब्रेशन करने का। हम्म, सेलिब्रेट तो सभी करते हैं, कोई पार्टी करता है, कोई कुछ करता है, बट आई थिंक दिस वाज अ वेरी यूनिक वे टू एकदम सेलिब्रेट। यूनिक वे होगा वो। हाँ। और क्रिसमस में तो ऐसे बहुत सारे कहानियां भी हैं। कोई हाँ चल राइट। लेता है, कोई दौड़ लेता है, कोई पुशअप कोई कर रन लेता है, नहीं। तो ये बहुत ही और आपने इधर क्रिसमस ब्यूटीफुल में था। चल रहा था ना, कोई हाँ मैराथन, कोई मैराथन कर रहा यानी है। 1 साल पहले देखा तो साइज ऐसा, शेप ऐसा था कि यार ये मैराथन कैसे इसने चालू किया। हाँ हाँ। और ऐसे भी हुए ना, ऐसे भी हुए हैं। 5-10 किलोमीटर करते करते हाफ मैराथन करते पूरे मैराथन, और हाँ उसमें ऐसे गुजरे कि 5-5 साल हर हाँ एरिया की मैराथन कर रहे हाँ हैं अभी। हाँ। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कि एज अ कपल यू डिड समथिंग सो राइट। ब्यूटीफुल टुगेदर। तो मुझे ऐसे लगता है कि कपल्स ने भी ना ऐसे कुछ पकड़ने चाहिए मुद्दे जो वो साथ कर सके। करेक्ट। तो एक अच्छा तरीका होता है टाइम मिला बॉन्डिंग। ना, हम हाँ टाइम 25 दिन मिला। साथ में थे। कितनी बातें, कितना कितने कितनी कितने पीछे चीज जाने हमने के। शेयर की, कितने हर हाँ साल हमने निकाल के देखा। क्या हाँ। हुआ पहले साल, क्या क्या हुआ बात दूसरे है। साल, कहाँ थे, क्या थे, क्या था हमारे हाथ में, हम्म। 5वां साल कैसे था, कहाँ हमने सेलिब्रेट किया। हमें पहले से ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की आदत है। क्योंकि हाँ। मेरा पहला एनिवर्सरी मिस हुआ। मैं अच्छा। गया था कलकत्ता,
हाँ। और वो इधर थी पहले ओहो, एनिवर्सरी में। पहली तो एनिवर्सरी। तब से वो दिमाग में था कि इसके आगे एनिवर्सरी मिस नहीं करनी, किसी भी हालत में। क्या अगर बात हम है। किसी भी हालत में एनिवर्सरी के दिन हम्म हम दो ही पूना के बाहर चले जाते हैं कि हम्म कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तुम और मैं, बस बात खत्म। हाँ क्योंकि ये दिन अपना है हम्म और अपना ही रहना चाहिए, हम्म कोई नहीं शेयर करना चाहिए। 24 घंटा हम साथ में रहेंगे किसी भी हालत में। तो हाँ हमने तब से चालू कर दिया हाँ 24 घंटा हम्म साथ में रहने का। हम्म तो उसके हिसाब से चल रहा था दिमाग में कि 25 दिन साथ में रहेंगे, हम्म देखेंगे चलो क्या होता मुझे है। आई एम श्योर बहुत सारे कपल्स वुड बी लुकिंग लुकिंग राइट। अप टू यू कि इस तरह से एक अच्छा कपलहुड जीने का जो तरीका है ना, वो आई एम हाँ मिल श्योर गया, बहुत सारे बॉन्डिंग बहुत लोग बढ़ गई। तो आपसे सीखते होंगे। उससे हाँ ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होती है, हाँ हाँ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ क्या बात है। तो एक तो एक हमारे सर हाँ मनीष सर बोलते थे कि हाँ एक दिन तुम्हारे बीवी के साथ चाहिए, हाँ एक दिन फैमिली के साथ चाहिए, एक दिन हम्म अगर आपका बड़ा फैमिली है उनके साथ चाहिए, एक हम्म दिन फ्रेंड के साथ चाहिए। हम्म तो अगर आप वेकेशन निकालते हो तो ये अलग अलग अच्छा वेकेशन आपकी चाहिए। वेकेशन के भी वो होने चाहिए, ये हाँ, इसका ये ये इसका। वेकेशन मेरा सिर्फ बीवी के साथ वेकेशन है। आई डोंट हाँ वांट एनीबॉडी इन बिटवीन अस। हाँ हाँ फ्रेंड के साथ जाता तो सिर्फ फ्रेंड हम्म का ही वेकेशन मुझे एंजॉय करना है, ना फैमिली उसमें नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल सिर्फ फ्रेंड सिर्फ चाहिए। फ्रेंड्स चाहिए। अगर पूरी फैमिली के साथ जाता तो पूरे फैमिली ही चाहिए, फिर कोई नहीं हाँ चाहिए, फिर हाँ पूरे फैमिली मिलके एंजॉय करेंगे। हाँ तो उससे ज्यादा हर एक के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग चालू रहती है। नहीं तो तुम यू आर नो वेयर, राइट राइट ऐसा राइट होता है। तो वो मेरे दिमाग में बात बहुत अच्छी हम्म आ गई। और हम्म सर ने कहा था कि 100 दिन निकाल सकते हो साल के। 365 में से 100 दिन। हाँ हम्म कि जो बड़े एंटरप्रेन्योर रहते हैं हम्म वो सबसे ज्यादा छुट्टी पर रहते हैं, क्योंकि वो बिजनेस ऐसा सेट करते हैं कि उनकी जरूरत नहीं रहती। हम्म तो इसका सीधा मतलब ऐसा है कि तुम जितने ज्यादा दिन तुम्हारे लिए निकालोगे हम्म उतना तुम्हारा बिजनेस सेट है। हम्म तो 100 दिन हम्म निकालो। तो हम्म मैंने 2018 में 100 दिन निकाले थे अरे वाह। और मैंने सर को पूरा एक्सेल शीट दिखाया था कि ये दिन हाँ यहाँ था, ये दिन इतने दिन यहाँ था, इतने दिन यहाँ था, ये मेरे 100 दिन। क्या बात है। और अभी भी ये मेरा हाँ 2024 इस हम्म साल अभी हम्म एक महीना बाकी है, मेरे हम्म 86 कुछ तो दिन हुए हैं। अभी 14 कंप्लीट करने। होंगे नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन लेकिन नजदीक है हो, ना। ठीक है ना, हाँ निकालता हूँ दिन यानी। क्या बात है क्या ऐसे बात है। सोसाइटी के लिए कुछ बहुत कुछ करते रहते हो। सो व्हाट इंस्पायर्स यू एंड एनी पर्टिकुलर एरिया दैट यू आर फोकसिंग ऑन, कि मर्चेंट्स एसोसिएशन है उस पे है ध्यान, या कोई एक और मुद्दा है जिसको आपने पकड़ा अभी है। 3-4 इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। एक तो हम्म मेरा स्कूल का मैंने बताया कि हाँ वो तो है वो ही। ट्रस्ट में चला रहा हूँ 21 साल से। हम्म और हमारी लक्ष्मी रोड जो व्यापारी है सब हम्म गारमेंट वाले, अच्छा कोविड के बाद वहाँ की भी मैंने एसोसिएशन बनाई है। ओके उसका भी मैं फाउंडर हूँ और सेक्रेटरी भी हूँ। अरे वाह। ये पूरे लक्ष्मी रोड एसोसिएशन बना है, हम्म यूनाइटेड रिटेल ट्रेड एंड गारमेंट एसोसिएशन करके हमने हम्म एक पूरा एसोसिएशन बना के वो मैं हम्म चला रहा हूँ। हम्म वो देख के मुझे उसके ऊपर फेडरेशन ट्रेड एसोसिएशन ऑफ पुणे यानी पुणे व्यापारी महासंघ, उन लोगों ने मुझे ऊपर ले लिया है। ओके ये एसोसिएशन ऐसी है कि पूना में 82 अलग अलग एसोसिएशन है प्रोडक्ट वाइज। अच्छा कपड़े यानी की अलग इलेक्ट्रिक की उसके अलग ऐसे। एसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक वाले की है, हम्म मोबाइल वाले की है, लकड़े वाले अच्छा की है, कपड़े वाले की है, प्लास्टिक वाले की है, टॉयज हम्म वाले की है, कंप्यूटर वाले की है। बट सब रिटेल है, ये हाँ, सब ये रिटेल। एसोसिएशन है, अच्छा हर एक की खुद की अपनी प्रोडक्ट अपनी। वाइज है ये। उनके ऊपर एक एपेक्स बॉडी है, ओके ओके। उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो एनी पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स जो ये पकड़ती हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट से जाके बात करनी है, हाँ, या कैसा होता है ना व्हाट। कोई चीज हाँ आती है कि हम्म अभी जीएसटी का मामला आता है कोई, हम्म तो इंडिविजुअल जाके किससे बात करेगा कि ये हम्म जीएसटी का प्रॉब्लम है, तो एसोसिएशन के थ्रू ही वो करना पड़ता है ना। तो वो प्रॉब्लम लेके फिर हम जाते हैं जीएसटी वालों की तरफ कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारे पूना एसोसिएशन के लोग का ये एक कहना है, ये ले लो। ओके या जब जब एलबीटी का प्रॉब्लम था तभी एसोसिएशन ही सामने आ गई और कॉर्पोरेशन के साथ बात की कि ऐसा ऐसा है, ये करो वो करो। तो वो फायदा होता है राइट हर राइट राइट सब लोगों के लिए। और अपने सीएफ में भी काम किया मैंने 4-5 साल। जब भी अब हम 2014 से लेके मेरे ख्याल से 2019 तक में था। यस कोविड के बाद मेरा हाँ यहाँ आना जाना बहुत कम हो गया, हाँ हाँ वो हाँ उसमें चला गया मैं ज्यादा एसोसिएशन में, राइट वो राइट साइड। राइट
हाँ, तो अच्छा वो है आपका, socially Social you are life. very active. Yes. But बढ़िया, Yes. thank you very so much Milind, it was a Yes, thank pleasure you. having you, and I'm sure जो भी सुनेगा they would be very inspired and they would definitely take a leaf or two Right. to make their lives better. Yes, thank you so much. Thank Yes. you.